हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक इंटरमीडिएट का वर्क करता है। सो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क देखें तो वो रिसोर्स को मैनेज करता है आपके कंप्यूटर के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आपको जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन होते हैं। हम इसमें इम्पोर्टेंट देख के चलेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें अब, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्टिंग मेन फ्रेम है कंप्यूटर का, जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कार्ड रीडर्स हो गए या ड्राइव्स होगी आपकी, वो सभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया। नेक्स्ट है आपका बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या है? आपकी एक नॉन इंटरैक्टिव जॉब्स है जो सिमिलर नीड की, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो भी बैच बने हुए होते हैं, जो भी सिमिलर नीड्स की जॉब होती है, वो एग्जीक्यूटेड होती है प्रोसेसर के थ्रू, जो भी आपके सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन दैट अलाउज द यूजर टू डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम वन और मोर प्रोग्राम्स आर रनिंग। इंटरैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर से तक या दूसरे यूजर्स तक डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, एक प्रोग्राम में या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, मैक्सिमाइज करता है सीपीयू के यूटिलाइजेशन को। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जब एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक ही टाइम पे आपका रेडी टू एग्जीक्यूट हो। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया आपका। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर से, तो वो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो भी आपके सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में। ये इम्पोर्टेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो जो सीपीयू होता है, सिंगल सीपीयू यूज़ होता है उसमें आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। और मल्टी टास्किंग में इसमें भी सिंगल सीपीयू यूज़ होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग में, और मल्टी टास्किंग में आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट्स। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग में तो आपका खाली कॉन्टेक्स्ट का स्विचिंग होगी, और मल्टीटास्किंग में आपकी मल्टीटास्किंग यानी कि बहुत सारे टास्क एक ही समय में परफॉर्म होते हैं। इसमें इसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग भी होती है और आपका टाइम शेयरिंग भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। मल्टी प्रोग्रामिंग आपका मैक्सिमाइज करता है सीपीयू के यूटिलाइजेशन को, और जो मल्टीटास्किंग होता है वो आपका इंक्रीज करता है सीपीयू के यूजेस को। मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, और मल्टीटास्किंग में आपका कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टास्क एक ही समय पर एग्जीक्यूट होते हैं, तो यहाँ पे आपका बहुत कम समय लगेगा किसी भी फाइल को या ओएस को एग्जीक्यूट होने में। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम ये जो सिस्टम अलाउ करता है एक ही समय पे मल्टीपल प्रोसेसर को रन कराता है, और बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही समय पे रन कराता है, वो आपको मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम को समझे अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम को अगर हम समझे तो सीपीयू फर्स्ट, सीपीयू सेकंड, ये कुछ इसके सिस्टम्स के पार्ट्स है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूनिट 2 है, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम का मतलब है किसी भी जो प्रोग्राम है उसका एक पार्ट एग्जीक्यूट होता है, इंस्टेंस। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें एग्ज़ाम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, पीसीबी। ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिल सकता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये आपकी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है आपकी मेमोरी के अंदर, प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। पीसीबी में आपका डेटा स्ट्रक्चर आ गया, डेटा को पीसीबी में स्टोर करेंगे ताकि पता चले कि पहले कहाँ पे आपका डेटा था, और पीसीबी में डेटा स्टोर नहीं किया तो
प्रोग्राम रिस्टोर होगा। यानी बेसिकली जो आपका पीसीबी है वो डेटा का स्टोर करता है और प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर इसमें हमने डेटा को स्टोर नहीं किया तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो रिस्टोर नहीं होगा, यानी वो आपका डिलीट हो जाएगा, वो दोबारा से रिस्टोर नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं पीसीबी के पार्ट्स की। अगर हम बात करें तो प्रोसेस स्टेट, सीपीयू रेफरेंस, एसपी पॉइंट, मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट स्टेट्स और ये एग्जीक्यूट, ये कुछ पीसीबी के पार्ट्स है जो एग्जीक्यूट होंगे। पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जो आपके प्रोग्राम को रन कराता है और एग्जीक्यूट कराता है। अगर हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट की बात करें इसमें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया कंपाइलेशन टाइम, सीटी। कंपाइलेशन टाइम वो होता है जिसमें आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, रेडी टू एग्जीक्यूट होता है। टर्न अराउंड टाइम, ये टाइम स्पेंड होता है आपका। टर्न अराउंड टाइम का अगर हम फॉर्मूले देखें, टर्न अराउंड टाइम का इज इक्वल टू कंपाइलेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, डैट इज इक्वल टू सी टी माइनस ए टी। ये फॉर्मूले अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिख दिए ये, तो आपके 1 से 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है डब्ल्यू टी इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। रेस्पॉन्स टाइम आपका वो टाइम है जो आपको अराइवल करता है फर्स्ट, और प्रोसेस गेट सीपीयू में प्रोसेस जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट भी और विदाउट एग्ज़ाम भी, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, यह आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा आपको देखने के लिए। डेडलॉक वो होता है इफ़ टू प्रोसेस एंड मोर प्रोसेस वेट फॉर सच इवेंट इज कॉल्ड डेडलॉक। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस किसी भी इवेंट के लिए वेट करें तो वो आपका डेडलॉक हो जाता है, वो लॉक हो जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझें, यहाँ पे R1 है, R1 प्रोसेस होल्ड हो रहा है, R1 प्रोसेस होल्ड हो रहा है, P1 वेट कर रहा है। अब इसमें बात की एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस, यानी P1 भी वेटिंग में है, P2 भी वेटिंग में है, P3 भी वेटिंग में। तो ये तीनों प्रोसेस वेट कर रहे हैं R1 के लिए, R1 होल्ड कर रखा है, तो ये डेडलॉक हो गया फॉर R1। नेसेसरी कंडीशन अगर हम देखें डेडलॉक की, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस एंटर होंगे, होल्ड होगा और वेट होगा। नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशंस में प्रोसेस P1, P2, P3 एलोकेट होंगे R1, R2। देन रिक्वेस्ट P1 से R1 एलोकेट हुआ तो रिक्वेस्ट गई आपकी R2 की, क्योंकि R2 आपने होल्ड किया था। सो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। हैंडलिंग डेडलॉक की अगर हम बात करें, रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशंस और अवॉइडेंस। डेडलॉक आपका डिटेक्शन भी करता है और रिकवरी भी करता है, बहुत ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब बैंकर्स एल्गोरिथम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपकी प्रोसेस होगी, प्रोसेस जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, P0 से लेके P10, P15, P20 तक, कहीं तक भी गिवन हो सकते हैं। एलोकेशन मेमोरी होगी आपकी, जो भी आप एलोकेट करोगे 0 से लेके जहाँ तक आपकी प्रोसेस दिए गए हैं। मैक्सिमम अवेलेबल नीड, ये आपका इस समझ में नहीं आएगा, आपको इसको कॉपी में लिख के देखना होगा। बाकी आप इसका फॉर्मूला और कुछ मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि जो आपका ये बैंकर्स एल्गोरिथम है, इसमें आपका एलोकेशन होगा और साइज़ का मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ होगा, नीड होगी और इसमें वेरिएबल होंगे और वैल्यू आप पुट करोगे। अगर हम इसकी एल्गोरिथम की बात करें तो लेट वर्क एंड फिनिश द वेक्टर ऑफ लेंथ एन एम, ये इसकी एक छोटी सी थ्योरी है। अगर आपने ये भी लिख दी तो आपको एग्ज़ाम में हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैं इसका पार्ट 2 भी आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू।